अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है? अगर तो लोग जाग गए हैं क्योंकि आज रहे हैं ना आप लोग सारे। अच्छा, अब मैं कल मुझे याद था कि आज छुट्टी है, फिर भूल चुकी थी, लेकिन आज जब मैं निकली ऑफिस के लिए तो बिल्कुल सड़कें बड़ा अमन सा फील हो रहा था। वैसे एक्चुअली इट रिमाइंडेड मी ऑफ द लॉकडाउन एंड स्टफ बिकॉज़ लिटरली एक गाड़ी नहीं थी। हाँ, सन्नाटा था। इट्स अ पब्लिक हॉलिडे। और कभी-कभी वैसे तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे रोज मुलाकात करना, लेकिन कभी-कभी ये पूरी दुनिया कुछ नहीं कर रही होती और हमारे घर में भी किसी ने कहीं नहीं जाना होता, इंक्लूडिंग आवर चिल्ड्रन जिन्हें स्कूल भी नहीं जाना होता है कि जब जरा सुबह शोर मचे ना कि पता क्यों उठ रहे हो, आप क्यों उठ के जा रहे हैं। मतलब आप फिर एक सिस्टम चलाना होता है ना, अगर कोई एक इंसान भी घर से उठ के जाए तो। लेकिन do not take this as a complaint. We are happy to be here, and we have a lot of. Okay, let us start the day with the good news. भाई हाँ, छुट्टी है तो मेरा ख्याल है कि वैसे छुट्टी का मकसद इसके इश्यूज मजदूरों से मुताल्लिक गुफ्तगू भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी, लेकिन एट द सेम टाइम आफ्टर ऑल इट्स अ हॉलिडे, सो हमने सोचा आपको अच्छी खबर दे दें। आज से पेट्रोलियम कीमतों में, मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान हो गया है और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी हुई है। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर हो गई है। अच्छा, डीजल का बता दिया आपने? नहीं। डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये एंड 96 पैसा, क्योंकि मुझे 96 नहीं याद आ रहा क्या था, फी लीटर हो गया है 196। साथ ही आपको बता दें पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। और शहरियों का पेट्रोल की कीमत में, शहरियों का क्या, ये हम बात करने ही वाले थे कि इट शुड गो लोअर। मतलब अभी हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, हम बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहे, खुशखबरी ही है, लेकिन इससे ज़्यादा कम होना चाहिए। सो इट कैन गो फर्दर डाउन, ये हमारा एक सजेशन है। 60 रुपए तो आप सोचिए ना। और फिर क्या ही बात हो, थैंक यू, कि फिर जो रेट्स हैं चीज़ों के, जो इतनी आपको पता है पेट्रोल ऊपर जाता है तो हर चीज़ ऊपर चली जाती है, अब उनको भी तो साथ साथ नीचे आना चाहिए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो हर 15 दिन बाद ये ऊपर नीचे चलता रहता है मामला, तो क्या हाउ कैन यू कीप ट्रैक of what went up and what came down? It's a difficult thing. It is. But in any case, इसको हमने फिर भी गुड न्यूज़ में ही लिया है। हाँ, फिर भी हमने ले लिया है इसको। खैर, जो भी पर्टिकुलरली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, उसमें तो फ़र्क पड़ता ही है। एक गरीब आदमी जिसने अपने काम पे जाना होता है, आना होता है वापस, अगर वो एक मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल करता है तो a lot of chunk from his salary or what he earns goes into the transportation. Yes. Absolutely. मतलब आप लिटरली अगर आपके घर में कोई स्टाफ है जो काम करते हैं, लोग उन्हीं से थोड़ी सी तहकीकात पता कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि whatever they are getting paid, इसलिए इनकरेज हम ये करें कि those who can afford, आप जिस तनख्वाह पे किसी को रखेंगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी आप खुद ले लिया करें। और आपकी जेब पे, हाँ, आपकी जेब पे कोई ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले की ज़िंदगी ज़रूर आसान हो जाएगी। सो या सोचा कि आपस की बातें कर रहे हैं तो हम ये भी शेयर कर दें। आज लेबर डे है ना, तो फिर आप नवाजें उन लोगों को जो आपकी who are making your life easy by working for you. पर्सनली तो हम अपने इर्द गिर्द 4-5 लोग जो काम करते हैं उनकी मदद कर ही सकते हैं। पेट्रोल पंप्स की अभी हम फुटेज देख रहे थे, जाहिर है पेट्रोल पंप पे हम के कोई तरक्की याफ्ता मुल्क तो है नहीं कि हम खुद अपनी गाड़ी से उतरेंगे, और हमारे पास जाहिर है जॉब्स भी जनरेट करती हैं ये चीज़ें। सो ये वो लोग हैं तमाम जो दिहाड़ीदार हैं, जो पेट्रोल पंप्स पे खड़े हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये आज भी काम पे हैं, या आज भी दिहाड़ी के इंतज़ार में हैं, या आज भी इस कश्मकश में हैं कि कब दिन ख़त्म हो, एक तो दिहाड़ी इन्हें मिले, कुछ अगर टिप मिल जाए ऊपर से तो ये तो अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर चीज़ घर लेकर जा सकें। यस, तो कीप देम इन माइंड एंड टुडे इज़ द डे। तो अच्छा जी, मूविंग ऑन, ये खबर हमने आपको बताई थी, इनफैक्ट जियो न्यूज़ की ही खबर, और आपने तो मुझे ही पहुंचा दिया था यहाँ पे। आप अटक नहीं गए हुए थे? मैं गया हुआ था, उसके बाद मैंने आपको ये तमाम मनाजिर भेजे थे, दिखाए थे, आपको बताया था मैंने। जियो पाकिस्तान की खबर पर कार्रवाई हुई है जी। गैर कानूनी सोना निकालने वालों के खिलाफ मुकदमा जो है वो किया जाएगा। और ये खबर आपको याद ही होगी, 2-4 दिन नहीं बल्कि मंडे को हमने सुनाई थी। कल ही था मंडे, कल नहीं था, परसों नहीं, परसों था मंडे, लेकिन हमने कल सुनाई है खबर, हमने मंडे को सुनाई थी। ओके, मतलब ठीक है, अटक में ही है मेंटली अभी। अटक गया हूँ। अटक गए हैं आप। अच्छा बताएं ना फिर क्या हुआ? भाई, मादनियात हुक्काम का अटक खुर्द के मकाम पर छापा सामने आया है और रॉयल्टी इंस्पेक्टर फिरोज़ खान ने इस मौके पर छापा मारा और दरियाए सिंध में 12 एक्सकेवेटर्स, गोल्ड प्लेसेस
क्या कर रहे थे, गोल्ड प्लेसेस जो है वो प्लेस कर रहे थे और मादनियात टीम देखकर अराजी मालिक और 60 ठेकेदार मौके से फरार हो गए। FIR दर्ज कर ली गई है। दरियाए सिंध से गैर कानूनी सोना निकालने वाली 12 मशीनें कब्जे में ले ली गई हैं। सो इट मींस सोना निकल रहा था। हुमा ये ड्यून्स एंड ड्यून्स ऑफ सैंड इन्होंने यहाँ पे हीप्स एंड हीप्स ऑफ लगाए हुए हैं। कि अभी ये खबर निकली थी और इतने ज़्यादा दुनिया पहुँच गई थी और फिर हमने यहाँ रिपोर्ट किया, यहाँ इस पर बात की, बिकॉज हमारे दिमागों में भी क्वेश्चन मार्क था कि इज इट लीगल, व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड एब्सोल्युटली नॉट। तो लिहाजा अब इनको वहाँ से निकाला है और मिल ही रहा होगा कुछ सोना, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। मतलब कोई एक आध एस्केवेटर तो नहीं है यहाँ पे, दर्जनों एस्केवेटर्स खड़ी हुई हैं। मतलब देयर समथिंग गोइंग ऑन ओवर हियर। लेकिन क्या अनबिलीवेबल, क्या मुल्क है हमारा, हम क्या लोग हैं कि किसी से कोई इजाजत लेने की हमें जरूरत नहीं होती, हम खुद ही जी अपना ट्रैक्टर अपना एक्सकेवेटर लेके पहुंच जाएंगे। एक तो हम ये हैं कि कुछ भी कर लेंगे बगैर इजाजत के, और जब हम इजाजतों के चक्कर में किसी को फंसाते हैं तो उसकी सारी उम्र गुजार देते हैं, किसी सही काम करने की भी इजाजत नहीं देते। ये भी एक अदर एक्सट्रीम है। बादशाह खान हमारे साथी हमें बताएंगे कि यहाँ हो क्या रहा था और अब क्या हुआ। ऑलराइट, बिल्कुल, मैं इस वक्त अटक के इलाके में मौजूद हूँ। अटक खुर्द का इलाका है, दरिया सिंध के किनारे। यहाँ पे सोना निकाला जा रहा है और काफ़ी तादाद में एक्सीवेटर मशीन यहाँ पे मौजूद है। इससे कबल यहाँ पे निज़ामपुर के इलाके में तकरीबन हज़ारों एक्सीवेटर दरिया के किनारे यहाँ से सोना निकालने में मसरूफ़ थे। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे जो जियो न्यूज़ पर यह खबर नशर हुआ तो यहाँ पे जो महकमा मदनियात है वो मुतहरक हो गया और यहाँ पे उन्होंने थाना अटक खुर्द में एक पर्चा दे दिया जिसमें तकरीबन 7 ठेकेदारों को उन्होंने नामजद कर दिया और इसी तरह जो अराजी का मालिक है वो भी, और उन्होंने इस FIR में मुरासले में लिखा है कि ये जो महकमे मदनियात की टीम वहाँ पे पहुँची तो ये सारे लोग वहाँ से भाग निकले में कामयाब हो गए। और इसी तरह जो मशीनें थी 12 एक्सीवेटर यहाँ पर मौजूद थे। थाना अटक खुर्द को मुरासले में कहा गया है कि ये मशीनें आप कब्जे में ले लें और यहाँ से उसको दरिया सिंध से हटा दें। दूसरी तरफ यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा और ये अटक के इलाके है, यहाँ पे काफ़ी तादाद में मदनियात के ज़ाहिर है और करोड़ों अरबों रुपए। ये भी कहा जा रहा है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया एक्शन के ज़रिए, हुकूमती के ज़रिए, तो इसमें तकरीबन काफ़ी अरबों रुपए और मईशत को बहुत बेहतरी आएगी। दूसरी तरफ यहाँ से अटक से जो रेत और बजरी के ज़ाहिर है ये पूरे इस्लामाबाद और पिंडी में इसकी सप्लाई हो रही है, लेकिन ये भी बस चंद करोड़ों में, हालांकि ये अरबों की यहाँ पे ये लीज़ कहा जा रहा है कि ये लीज़ अरबों रुपए की है, लेकिन यहाँ पे मेल मिलाप से इसको भी नज़रअंदाज किया गया है और दूसरी तरफ ये धंधा भी जारी है। जी, तो ये हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका बादशाह खान। फिर रेत और बजरी भी निकालते हैं ना दरिया की बेड से आप, और वो भी सप्लाई करते हैं, वो एक अलग कारोबार है। सो या a lot of things। नहीं तो उसके अंदर सोना भी निकला कि नहीं, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई। हुमा मेरे ख्याल है मिला है तभी कार्रवाई हुई है, कोई ओन नहीं कर रहा, लोग छुपा रहे हैं। सो या दैट्स गोइंग ऑन। अदरवाइज इतनी मशीनरी जो सोना एस्केवेट करने के लिए, उससे एस्केवेटर्स नहीं थे, वो सोना निकालने के लिए, ढूंढने के लिए जो भी और आलात होते हैं वो भी वहाँ नस्ब थे। वो ऐसे ही तो ना, ये फुटेज भी इतनी दूर से थी कि वो यकीनन नज़दीक भी नहीं। दिखाएं दोबारा ज़रा, बिकॉज ये डेफिनेटली यू कैन नॉट गो क्लोज टू इट कि कुछ ना कुछ तो रुकावटें होंगी, ऑब्वियसली डर होगा, क्योंकि ये कोई आम बंदा, वैसे अब्दुल्ला लेट्स फेस इट कि कोई यू एंड आई कांट गो विद एन एक्सकेवेटर एंड स्टार्ट डिगिंग। ये तो कोई होंगे वहाँ के, और कोई ना कोई सेटिंग भी होगी इनकी। ऐसा नहीं है ये तो टीवी पे चल गया, मीडिया पे आ गया, दुनिया को पता लग गया। अदरवाइज पाकिस्तान के कोने में किसने कहाँ एक्सकेवेटर लगा के जमीन खोदना शुरू की हुई है, किसी को क्या फर्क पड़ रहा था। इसकी तो मजीद तहकीकात होनी चाहिए कि हाउ इज दिस इवन अलाउड एंड हु इज लेटिंग इट गो ऑन। तो देयर यू गो, एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा भी या नहीं बैठेगा, खड़ा ही रहेगा या भाग जाएगा। काफी तवा तक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। PTI ने अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी मुज़ाकराती फरीक बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। हालांकि सब जानते हैं आईनी तौर पर इन दोनों इदारों का काम सियासी मुदाखलत और मामलात से दूर रहना है। ये तजवीज़ PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हमारे ही प्रोग्राम में कल दी। हुकूमत अपने कार्ड शो करे, वो जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, चाहे उनकी तरफ से जो भी बात करे, तो वो मुज़ाकरात के नुकात पे रखना चाहते हैं। हमारा मुज़ाकरात का टी और तो सिंपल है, इमरान खान साहब और असीराम की रहाई,
और मैंडेट की वापसी। आप असीरान की रिहाई और जो गलत केसेस बने हैं उसमें तो हुकूमत अपना रोल अदा कर सकती है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मैंडेट की वापसी का जहां तक ताल्लुक है, वो लोग जो फॉर्म 47 यानी जेली तरीके से बिठा दिए गए, वो अपने हाथ से कभी अपने खिलाफ फैसला नहीं करेंगे। उसके लिए फिर मेरा ख्याल है आपके पास दो ऑप्शन है। एक है पुराना एक ऑप्शन एस्टैब्लिशमेंट का, जो माजी में मियां नवाज शरीफ साहब ने राहील साहब की सूरत में यूज किया, उनको आर्बिटर के तौर पर बिठाया। मैं उसके फेवर में नहीं हूं। मेरे ख्याल में फिर आपको आईनी तरीका इख्तियार करना होगा और ये फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट से कराने कि सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल आर्बिटर के तौर पर बैठे और 184(3) के तहत सू मोटो नोटिस जुडिशल कमीशन बनाए, इस पे सू मोटो नोटिस दे, जिस तरह 2014 में भी एक जुडिशल कमीशन बना था और धांधली की इन्वेस्टिगेशन हो। वहां से जो फैसला आए फिर दोनों फरीक उसको तस्लीम करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हो, 2014 के धरने या पनामा से इकामा निकालने का मामला, सियासी तारीख गवाह है इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया जब भी सियासत में दखल अंदाज हुए या उन्हें सियासी मामलात में घसीटा गया, नुकसान हमेशा मुल्क का हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान मीसाक जमहूरियत की बुनियादी शर्त ही यही थी कि सियासी मामलात अब सियासतदान ही हल करेंगे। वो अलग बात है कि इस पर पूरी तरह अमल ना हो सका और कल सुप्रीम कोर्ट में भी यही आवाज़ें गूंजती रहीं कि सियासी ताकतें खुद को मजबूत करें, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। जब एक हुक्म आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि लेजिस्लेशन आप कर लें और आप फिर अपने तौर पे आपने खुद विड्रॉ भी कर ली है, तो लेजिस्लेशन करिए। हम आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि कैसी लेजिस्लेशन करें, या पार्लियामान का इख्तियार है। हम तो चाह रहे हैं पार्लियामान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। जब तक पार्लियामान नहीं मजबूत बनेगी, दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। अब कल की बात है कि मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम मुश्किलात का इल्ज़ाम लिया और इस्टेब्लिशमेंट पर लगाती थी। आज तहरीक इंसाफ भी वही दोहरा रही है, यानी बीमारी का इल्ज़ाम भी उन्हें ही देते हैं और इलाज के लिए भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। ये समझ में नहीं आती बात। जब तक सियासी जमातें अपने मसाइल ख़ुद हल करना नहीं सीखेंगी, तब तक जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम नहीं होगा। और जमहूरी निज़ाम तभी मुस्तहकम होगा जब सियासतदान खुद ये फैसला कर लें, सियासतदान आपस में ये फैसला कर लें कि अब कोई इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में नहीं आएगा। क्या बात है, पता है ये जो ओथ लेते हैं ना कभी कभार सारे मिलके, तो ये भी एक ओथ होना चाहिए कि हम अब नहीं बात करेंगे किसी और से, और दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर जॉब टू फिक्स व्हाटएवर इट इज। हो या दीगर पार्टियां, अगर इस भंवर से निकलना है तो उन्हें आज या कल अपने जोर बाजू पर भरोसा करना पड़ेगा, अवाम के जोर बाजू पर भरोसा करना पड़ेगा। एक दूसरे की शक्ल पसंद हो ना हो, साथ तो बैठना पड़ेगा। सो या दैट्स द ओनली वे आउट। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं, उनसे बात क्या हाल है उमर चीमा आपका? अच्छा, तहरीक इंसाफ का फौजी क़यादत से मुज़ाकरात का ऐलान या डिमांड कोई अनहोनी बात ऑब्वियसली नहीं थी, लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि सियासतदानों से या किसी से भी मुज़ाकरात हों, सुप्रीम कोर्ट भी उनमें किरदार जो है वो अदा करे। तो डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो क्या हर इदारे को इस तरह सियासी मामलात में लाना, इसका फ़ायदा, मतलब हमें तो सिर्फ नुकसान ही नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि कोई ना कोई फ़ायदा कहीं से निकल आ सकता है? जी, जब जहाँ तक डायलॉग की बात है, मेरे ख्याल है कि एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। और मुल्क जिस हालत में है, जितनी तकसीम हो चुकी है, इसमें रूल्स ऑफ गेम को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि सियासत किस हद तक आप कर सकते हैं, उसमें पॉपुलिज्म की कितनी गुंजाइश है। वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि पूरे मुल्क में एक क्यास क्रिएट हो। नफ़रत की सियासत से मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, किसी एक सियासी जमात को हो सकता है, और PTI ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। आज हम जिस हालत में हैं, जितनी एक परेशानी बनी हुई है, इसमें PTI का एक अपना बहुत कलीदी किरदार है। जहाँ तक डायलॉग PTI की तरफ से ये बातें आ रही हैं, PTI में एक फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है। पहले उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन के बाद वही एक डिक्टेट करने की पोजीशन में होंगे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि जिस अंदाज में भी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक PTI मुखालिफ हुकूमत बना ली है, या अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट दोस्त हुकूमत बनाने में वो कामयाब हो गए हैं। तो अब वो डायलॉग तो करना चाहते हैं, वो जो भी उनको मिल जाए वो उसके लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं।
लेकिन क्या कोई डायलॉग करने के लिए उनके साथ तैयार है या नहीं, इसके बारे में ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं नहीं समझता कि कोई इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ डायलॉग करना चाहती है। अगरचे पीटीआई कह देती है कि हम किसी के साथ भी तैयार हैं, कोई सियासी लेवल पर भी तैयार हैं, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है। और इमरान खान ने भी जो कमेटी बनाई तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बनाई कि हम उनके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। अब मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट अभी इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो जब भी करेगी डायलॉग वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेगी, एक मजबूत पोजीशन से करेगी, और वो पोजीशन तब आएगी कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है, मुआशी तौर पे मुल्क जो है वो टेक ऑफ कर जाता है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि इन्हें कोई इन्वेस्टमेंट भी कुछ थोड़ी बहुत मिल जाएगी, अब IMF की किस्त भी मिल गई है, तो जो एक वक्ती तौर पर इन्हें एक संभाला मिल जाएगा। तो अगर ये टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ जाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर उसमें पीटीआई की पोजीशन कमज़ोर होती जाती है कि क्या वो रेलिवेंट रहेंगे डायलॉग के या अगले 5 साल इंतज़ार करेंगे। और इमरान खान भी जो एक मुज़ाहमती नारा एक मौक़िफ़ अपनाए हुए थे, वो भी उनका इस इलेक्शन तक था। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर हुकूमत में स्टेबिलिटी आती है तो इसका मतलब है कि 5 साल वो जेल में रहेंगे, तो वो भी चाहते हैं और उनकी पार्टी भी इसीलिए चाहती है। एक ओवरऑल एक फटीक भी काफ़ी होती है, काफ़ी देर उन्होंने सफ़र भी किया है, वो अब इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी पार्टी का तैयार होना ज़रूरी है। और फिर कोई ऐसा गारंटर भी चाहिए जो इमरान खान की भी ज़मानत दे कि वो जिन बातों पर उनके साथ को मुज़ाकरात होते हैं तो क्या वो उन पर कारबंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो गारंटर की भी अभी दूर दूर तक ही कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की कोई गारंटी दे सकता है, और उन्होंने वक्त के साथ साबित भी किया है कि वो किसी की गारंटी को नहीं मानते और वो किसी टाइम भी अपने ही किए हुए वादे से वो मुनहरफ भी हो सकते हैं। तो बात तो वही होगी, गारंटी कौन देगा, गारंटर कौन होगा। और जो पहले जितनी बातचीत या गारंटीज हुई थी उनका क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। अच्छा उमर, एस्टैब्लिशमेंट से बात वाली बात काफ़ी हो रही है, सियासतदानों से भी बात होनी चाहिए, यही कहा जा रहा है, मगर पीटीआई के अपने अंदर भी बाज़ लोग कहते हैं जी उन्हीं से बात होगी, बाज़ लोग कहते हैं सियासी क़ुव्वतों से ही मुज़ाकरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट के किरदार अदा करने की भी अब बात की जा रही है। सब बयान तहरीक इंसाफ के अलग अलग रहनुमा अलग अलग औकात में दे रहे हैं। अब जब वजाहत मांगी जाती है तो कहते हैं ये ज़ाती राय है, फिर उसके बावजूद वजाहत में भी कुछ डिफरेंट ओपिनियन सामने आ जाती है। पीटीआई में इसलिए ये सब कुछ हो रहा है चूंकि उनके बानी चेयरमैन अभी जेल में हैं और उस तरह से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, या ग्रुपिंग हो गई है इस जमात में। पीटीआई जो अभी बातें कर रही है ना, उसका एक मकसद ये भी है कि वो अपने वर्कर को एक उम्मीद दिलाना कि हमारे मुकद्दर में अपोजिशन में रहना नहीं है, जल्द ही हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे और जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके साथ भी हम मुज़ाकरात करेंगे। अभी तो उन्होंने अपने लोगों को ये उम्मीद दिलाई हुई है कि नवंबर तक इंतज़ार करेंगे, नवंबर में कौन सा इनकलाब आ रहा है, बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो भी बंदा जिसको जिधर की सूईती है वो बोल देता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहा है, कोई सियासतदानों के साथ करना चाह रहा है, कोई अदलिया के साथ करना चाह रहा है, और बस ये है कि वो अपने अपने ज़ाती बयानात दे रहे हैं। एक तो अपने इमरान खान के नज़र में वो अपनी हाज़िरी भी लगा रहे हैं, अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी संजीदा बात मुझे नजर नहीं आ रही कि कोई। ये तो बात हमें समझ आ गई। जी उमर, एक और चीज़ जो कि जल्दी से आप हमें इसका जवाब भी दे दें कि पीटीआई को हुकूमत पर दबाव डालने की एक उम्मीद एक बड़ी हुकूमत मुखालिफ मुहिम से है, तो वो खुद तो शायद ऑब्वियसली इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, लेकिन मौलाना फजल रहमान का मूड बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि मौलाना जो हैं और उनके इत्तेहादी वो हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकते हैं, विच वुड बी क्वाइट आयरॉनिक सिंस ही वाज द हेड ऑफ पीडीएम। जहाँ तक एक कोई हुकूमत खिलाफ मुहिम का ताल्लुक है, उसके लिए कोई हालात साजगार नहीं है। अगरचे पीटीआई पूरी कोशिश करती है कि जो ही कोई एजिटेशन का स्पार्क उन्हें कहीं भी नज़र आए, चाहे किसान जो हैं वो भी इस टाइम गवर्नमेंट पे काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं, तो पीटीआई उनको कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देती है, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करती है, या कोई और टीचर्स का मसला हो, क्लर्क का मसला हो, महंगाई की बात हो, तो वो चाहते हैं कि वो अवाम की आवाज़ बने।
लेकिन ये कोई एक मूवमेंट की सूरत, तहरीक की सूरत में बदलती हुई ये नज़र नहीं आ रही। उनके पास अब फजल रहमान बचे हैं कि फजल रहमान पर उम्मीदें लगाएं, लेकिन फजल रहमान जो हैं, मौलाना फजल रहमान, वो कोई इतने वो पीटीआई के हाथों इस्तेमाल होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो बड़े एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो हुकूमत से कोई अपने मुतालबा ज़रूर मनवाना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई को लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। और फजल रहमान साहब को भी पता है कि अगर वो कोई इस तरह की तहरीक चलाते हैं तो ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, तो ऐसी कोशिश ला हासिल किए हक में वो भी नहीं हो। ऑलराइट, लेट्स सी उधर क्या होता है। उमर चीमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मौलाना, आपको पता है ना, कल उन्होंने कराची में, उसके बाद फिर दीगर मकामात पे भी उनका प्लान है, ऐलान कर चुके हैं एहतजाज करने का, रैली निकालने का। सो वी वुड कीप यू अपडेटेड ऑन दैट टू। बट अभी ज़रा हम ये बात करेंगे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत अरसे से आपको बता ही रहे हैं। And how they are affecting crops? They have been affecting crops since for a while now, but लेकिन जब आम की बात आ जाए ना, हाँ, अब हर वो बंदा जो पहले कहता था मौसमियाती तब्दीलियाँ रियल नहीं हैं, वो कल लाहौर में जब बैठा हुआ था और पंखा बंद था और मई शुरू होने वाला है, लिटरली मई शुरू हो गया है, और ठंड थी और लोग कह रहे थे कि हमसे ठंडी हवा के बायस खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वो कह रहे थे ये क्या हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, ये ऑब्वियसली अननेचुरल सी चीज़ है ना, बेशक आप जितना एंजॉय ले लें इसका, बट स्टिल अब उसका असर जो है वो मई शुरू हो गया है, लेकिन हुआ आम अब तक सही तरह से तैयार नहीं है कि 2 हफ्ते बाद मार्केट में आ जाए, क्योंकि यूजुअली मई के दूसरे हफ्ते में आम मार्केटों में आ जाता है। से अब्दुल्ला, आप कह रहे हैं ना कि जी लोग मान नहीं रहे थे कि ये क्लाइमेट चेंज भी कोई चीज़ होती है, लेकिन जब मैंगोज की बात होगी ना और टाइम पे अगर आम ना आए तो फिर पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जी आम किधर गया, तो अब उनको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। आंधियां चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, यालाबारी है, उस सारी चीज़ को भी ज़ाहिर है इन अकाउंट रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से फसल मुतासिर हो रही है। सो हमारे पास 2 शहरों से अपडेट है, मुल्तान से और घोटकी से। जौदत नदीम के पास चलेंगे। मुल्तान आपको पता ही है, मुल्तान का आम पूरी दुनिया में मशहूर है कि वहाँ किस स्टेज पर है इस वक्त आम की फसल। जी जौदत। जी हुमा और अब्दुल्ला, मुल्तान में जो आम का स्टेटस है वो माहिरीन के मुताबिक जो है इस दफ़ा अच्छी फसल जो है वो नज़र में आ रही है, क्योंकि मुल्तान में जुनूबी पंजाब भर में जो आम की फसल है उसको तकरीबन 24 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर चाहिए होता है। इस दौरान चूँकि बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और मौसम भी जो है वो कदरे ठंडा रहा है, नॉट दैट मच, बट फिर भी उससे जो है जो फसल है मैंगो की, आम की, वो बहुत बेहतर एक्सपेक्ट की जा रही है। जुनूबी पंजाब भर से तकरीबन 1.3 मिलियन टन जो है वो आम की पैदावार इस दफ़ा कही जा रही है कि होगी, जबकि 2,60,000 एकड़ पे जो है वो आम के बागात जो हैं जुनूबी पंजाब भर में लगे हुए हैं। और इसी तरह से अगर शहरियों को कब तक ये आम की फसल जो है वो आम जो है मीठा आम कब मैसर होगा, ये माहिरीन के मुताबिक तकरीबन मुल्तान में जो फसल उतरती है आम की वो तकरीबन आती है 15 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक। इस पीरियड के बाद जो है अगस्त के बाद से मुल्तान से और जुनूबी पंजाब भर से जो स्पेसिफिक जो ख़ास किस्म की एक वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें चौंसा है, लंगड़ा आम है, रटोल है, वो अगस्त के शुरू में जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और इस दफ़ा ये भी रखिएगा कि मुल्तान से जो आम आएगा वो बहुत शदीद मीठा और बहुत मज़ेदार होगा। जी अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह, मतलब इसके पीछे भी देखे थे कितने आम थे। रहीमयार खान चलेंगे, मालिक असलम वहाँ हमें बताएंगे। जी, जनूबी पंजाब के ज़िला रहीमयार खान और बालाई सिंध के ज़िला घोटकी, ये सिंध पंजाब के सरहदी इलाके और ज़रूरी इलाके हैं और यहाँ पर आमों के बागात भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। ज़िला रहीमयार खान में 85,000 एकड़ रकबे पर जो है वो आमों के बागात हैं। और ये जो मौसम है, इस वक्त जो शदीद गर्मी होती है जिसकी वजह से आम की फसल ज़्यादा से ज़्यादा होती है और उसमें ख़ासतौर पे बीमारी भी अटैक नहीं करती, लेकिन मौसमी हालात और मौसमी तब्दीली की वजह से इस वक्त जो है वो अक्सर बागों पे जो है वो एक पेले ने अटैक किया हुआ है, जो बर्ड फ्लाई कहलाती है। एक मक्खी है जो आमों के अंदर जो उनके जो फूल हैं उसमें जो घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है, जिसकी वजह से नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ इन बागात को। और बागबानों का ये कहना है कि इस वक्त जो है तकरीबन 50% उनके बागात जो है वो मौसमी हालात की वजह से डैमेज हो चुके हैं, जिसकी अहम वजह जो है वो शिद्दत से गर्मी ना पड़ने की वजह से हुआ है।
और मौसमी तब्दीली की वजह से नुकसान हुआ है। और यही सूरत हाल रहीम यार खान और घोटकी के अक्सर बागात की है और बागबानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान है। और मज़ीद अगर आगे भी जो है वो मौसमी हालात बेहतर नहीं हुए तो मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। और अगर हवाएं और तेज़ आंधियाँ अगर आई तो जो रहा खा जो फल यहाँ पर मौजूद है बागात में और वो भी गिर सकता है। बहुत हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है यहाँ पे। नहीं, ये तो खासतौर पे वो तो इसके पत्तों को कीड़े भी पड़े हुए थे। अच्छा जी, हर साल की तरह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1 मई को आज जो है वो आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है, यानी लेबर डे। और ये दिन मनाने का मकसद ये है कि मजदूरों को उसके तमाम तर इंसानी और जमहूरी हकूक़ जो हैं वो देने और उसे हर तरह के इस्तेहसाल से बचाया जाए। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि एक बड़ा ही एक तनाज़ा जो है वो चला हुआ है इस बात से कता नज़र कि ये मजदूर जो है कोई औरत हो या मर्द हो, अगरचे माजी के मुकाबले में मजदूर के हकूक़ से मुतालिक दुनिया काफ़ी तब्दील हो गई है। क्या हम हुए हैं कि नहीं? दैट्स हर जगह मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों के लिए अपना ख़ानदान पालना आज भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। ये भी सूरत हाल है। फिर एट द सेम टाइम आज ही की हम बात कर लें तो किसान पंजाब में सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे सपोर्ट प्राइस का मामला अब तक तय नहीं हो रहा है। होपफुली, क्योंकि हमारा मुल्क कोई माने या ना माने, कोई 100 दफ़ा कह ले कि भाई हम IT को इतना बढ़ा देंगे कि बड़ी अच्छी बात है, वो भी बढ़ाएं, लेकिन अगर हम सब एग्रीकल्चर को ठीक कर देना तो ये मुल्क अपने पैरों पे लिटरली खड़ा हो सकता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि पंजाब भर में किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि उन्हें उनकी मेहनत की कीमत नहीं मिल रही। वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी गंदम तयशुदा सरकारी कीमत पर खरीदी जाए। तो इसी पे बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़मा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब बताइएगा, एक तो जाहिर है आज हम मज़दूरों के आलमी दिन पे भी बात कर रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि पंजाब में, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही हमारी एग्रीकल्चर बेस ही है, लेकिन पंजाब खुसूसी तौर पर जब किसान सड़कों पर आता है या ठीक नहीं रहता या एहतजाज करता है, मैसेजिंग भी अच्छी नहीं जाती और अगर किसान खुश नहीं होंगे तो ये बात तो तय है कि ये मुल्क खुश नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला नुमा। सबसे पहले तो मैं लेबर डे के ऊपर जितने भी मेहनत कश है अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सबको जो है वो ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ। बिकॉज ये और ख़ास तौर पर जहाँ से शुरू हुई थी ये लेबर डे, जो शिकागो के हमारे मेहनत कश थे, जिन्होंने एहसास दिलाया कि लेबरर्स जो है उनकी भी एक उनके भी राइट्स होते हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए। तो वो सब हमारे जितने भी लेबरर्स हैं, औरतें हैं, मर्द हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लेबरर्स तो हमारे बच्चे भी हैं, ये सब जो है ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसमें पहले मैं ये बात कर दूं कि जो वेज है कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश जो है वो पंजाब में की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे निजी इदारे या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो वेज है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको वेज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, गुजारिश ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे में अब्दुल्ला नुमा हर चीज़ पे सियासत करना शायद ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान के साथ या अपने प्रोविंस के साथ बहुत बड़ी नेकी हो रही है और हर चीज़ पे हमें सियासत करनी है। अब ये जो हमारे मजदूर हैं, जो 39 हमारे जो किसान हैं, जो 3900 स्पोर्ट्स प्राइस पंजाब ने की है, अब वो तकरीबन लास्ट ईयर भी वही थी और पहला तो उनका गिला ये है कि जिसको बढ़ जाना चाहिए था। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि पिछली दफ़ा जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तो एक फॉल्स फ्लैग हुआ और कहा गया कि जी गंदम जो है वो उसकी कमी का खदशा है और इसलिए हमें बाहर से गंदम मंगा लेनी चाहिए। तो यूक्रेन से जो है वो बहुत गंदम मंगा ली गई, जो आज भी गोडाउन्स के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट भी पे कर रही है, फिर साथ साथ उन गोडाउन्स के किराए जो है वो भी दिए जा रहे हैं। और आपको पता है कि हर गवर्नमेंट के पास जो स्टोरेज की एक उस तरह से कैपेसिटी एक महदूद जो वो है होती है। अब जो इस दफा की जो फसल है उसके ऊपर बिल्कुल पंजाब, ये मैं आपको पहले बता दूं कि जो पंजाब के अंदर जो
गंदम है वो उसकी पहले भी ये कभी नहीं होता कि पूरी गंदम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट खरीदती है। गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी खरीदता है। गंदम जो है वो कुछ 3-4 पोर्शंस बना दिए जाते हैं इस गंदम के। कुछ किसान जो है वो अपने घर के लिए रखता है, कुछ जो है वो आड़ती जो है वो ले जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि मिडिल मैन और आड़ती जिसको कहते हैं उसका फायदा होता है इस सारे प्रोसेस के अंदर। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बड़ी इसके ऊपर क्लियर है। उनका ये विजन है कि गंदम की प्राइस के उसमें किसी आड़ती को, किसी मिडिल मैन को कोई फायदा नहीं होना चाहिए। अब ये जो एहतजाज की पहले मैं बात कर लूँ, एहतजाज जो है वो किसान जो इत्तेहाद है उसके अंदर भी 2-3 ग्रुप्स हैं और इनमें से एक ग्रुप जो इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आ रहा है ये वो है जो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी साहब जो है, ये इत्तेफाक की हसीन इत्तेफाक है कि उनके जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो हमारे वजीर इत्तलात वजीर इज़रात जो है आशिक किरमानी साहब, उनके खिलाफ जनरल इलेक्शन लड़ चुके हैं 8 फरवरी 2024 का। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि, और ये वो पार्टी जो है वो एहतजाज के लिए आजकल साथ फिर रही जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हुई हैं, जिनके दौरे हुकूमत में किसान जो है वो सड़कों पे शहीद हुए थे। देखिए तो आज़मा, आप जो कह रही हैं बात पहले भी की जा चुकी है ज़ाहिर है, लेकिन एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम परसिस्ट्स और एक ग्रुप होगा जिसके शायद पॉलिटिकल मोटिव्स हों, लेकिन किसान ओवरऑल डिस्ट्रेस में है। अब क्या मसले का हल निकाला जा रहा है? ज़ाहिर है हमारे पास इजाफी गंदम इस वक्त स्टोरेज में पड़ी हुई है, हमारी बम्पर क्रॉप तैयार हो गई है, लेकिन हमारा मौसम भी ऐसा है which is not going to allow कि ये ज्यादा इस तरह पड़ी रहे। अब हमने क्या करना है? एक तो पहली बात ये कि इंटरिम गवर्नमेंट में जिस तरह ये खरीदारी की गई, जाहिर है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या किसी की नीयत ठीक थी या नहीं थी, और क्या तो वो इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि उन्होंने प्रीएम्प्टिवली इतना ज्यादा स्टॉक ले लिया। दूसरा ये कि अब क्या करना है, क्या हमने अपनी गंदम एक्सपोर्ट करनी है, क्या करना है हमने? देखो इसके ऊपर 2-3 चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि जो कुछ हुआ यकीनन उसकी इंक्वायरी होगी भी, होनी भी चाहिए। और क्या कोई ऑर्डर है इंक्वायरी का अब तक? देखिए इसके ऊपर ये जाहिर है अब ये जो सारा मामला और प्रोसेस चल रहा है उसमें देखा तो जा रहा है ना कि पहले से ये कैसे हो गया, और उसके ऊपर जो बहुत सारा नुकसान हुआ है पंजाब गवर्नमेंट का वो जाहिर है वो एग्जिस्ट करता है। 2-3 चीजें जो इसमें बताने की है, वो पहली तो बात यह है कि ये जो काश्तकार है इसके लिए ये स्पोर्ट्स प्राइस जो है ये सिर्फ एक सेगमेंट है। इसके अंदर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो चीफ मिनिस्टर साहब जिसका अनाउंस कर चुकी है और उसका इजरा जो है वो कुछ दिनों में होना बाकी है, जो नवाज शरीफ किसान कार्ड है। उस किसान कार्ड के अंदर जो अभी ये भी कहा जा रहा है कि जी अगली दफा फसल कैसे होगी, हम फसल कैसे जो है वो करेंगे, उसके ऊपर रबी और खरीफ 2 फसलें होती हैं पंजाब में, इन दोनों के ऊपर जो है वो 1.5 लाख रुपए की स्पोर्ट्स जो है वो हेल्प की जाएगी किसान की, किसान कार्ड के जरिए, जिसके अंदर उसको इस 1.5 लाख रुपए से वो अपने लिए जो है वो बीज खरीदेगा, अपने लिए पेस्टिसाइड खरीदेगा, अपने के लिए खाद खरीदेगा और वो अपने वो करेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें अरबों रुपए की मालियत से नई मैकेनाइजेशन जो है वो पंजाब में इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, जो शायद इंडिया में किसी हद तक हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी भी हम फ्लड इरिगेशन की तरफ जाते हैं, अभी भी बस खोल दिए जाते हैं ट्यूबवेल और जो है वो फसलें सैराब होती हैं। सारी दुनिया स्प्रिंकल्स पे चली गई है और हम बहुत मॉडर्न किस्म का इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं। जो किसान खरीद पाएगा वेल एंड गुड, जो नहीं खरीद पाएगा उसको छोटे किसान को ये दीज आर ग्रेट आइडियाज आज़मा, सॉरी लेकिन दीज आर ग्रेट आइडियाज, बहुत अच्छा है और ये पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोगों का ये प्लान है तो वेल एंड गुड। हमारा पानी का लेवल ज़ेरे ज़मीन जिस सतह पे चला गया है ये होना चाहिए, लेकिन एट द मोमेंट अभी जो किसान जिस प्रॉब्लम में है कि उसकी जो काश्तकार है उसकी जो गंदम है वो खरीद कोई नहीं रहा, अभी पड़ी हुई है, इट्स अ पेरिशेबल गुड, वो ज़्यादा देर तक रह भी नहीं पाएगी, उसके लिए फैसला जो है वो बड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो फैसला कब होगा और क्या होगा। देखिए इसके ऊपर कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट के अंदर भी बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल काश्तकारों के लिए मैं किसी का नुकसान होने नहीं दूंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई 1-1.25 के करीब जो है वो एप्लीकेशंस अप्लाई किया है किसानों ने, और जिसके अंदर ये भी देखा जाता है कि ये अनफॉर्चुनेटली होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस फेक होती हैं और उसको भी सॉर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल पंजाब हुकूमत जो है वो खरीदारी कर रही है, लेकिन अब गंदम को भी देखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा बहुत सारी गंदम अब जो आ रही है वो मॉइस्ट के साथ आ रही है, और मॉइस्ट के साथ आने वाली गंदम तो इसलिए हो गया ना क्योंकि टाइम इतना लग गया इस चीज में, तो अब तो
अच्छा, और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट किसानों का ये है कि ये मॉइस्चर का बहाना बना रही है सरकार ताकि मजीद टाइम गेन कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी अब्दुल्ला नुमा, ये जो गंदम की जो है ना, ये सारा प्रोसेस ये 8-10 दिन से ज्यादा का नहीं होता। इसके ऊपर जो बड़ा काश्तकार है ना, उसने तो लगा के थ्रेशर्स और किसी भी तरह उसने तो अपनी गंदम काट ली है और उसने बेच भी लिया है। बाय द वे, जो छोटा काश्तकार है ना, वो अभी भी इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग है। अभी भी वो हाथ के साथ चूंकि गंदम काटता है। जो मैं गुजारिश कर रही थी कि हम अपने छोटे काश्तकार को इतना एम्पावर करने जा रहे हैं कि अपनी जो उसकी काश्त की जो लागत है उसको भी वो कम कर पाएगा। अपनी जो पैदा, अभी भी आप, अगर मैं हैरान हुई जब मैंने स्लाइड्स देखे कि जो पर एकड़ जो गंदम की वो पैदावार है भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 50-50 का फर्क है। और इसलिए बिकॉज वो मैकेनाइजेशन की तरफ चले गए, इसलिए कि उनकी हुकूमत जो है, उन हुकूमतों ने सीरियसली लिया किसान के। उसको मैं एक आखिरी बात जरूरी है जो बताने के लिए कि जो मिडिल मैन और आड़ती है ना, इसको जब आप वो करेंगे मैकेनाइजेशन, वी विल बी द फर्स्ट वंस टू टेल पीपल अबाउट इट। सेगमेंट आप सिर्फ हमें सिर्फ ये क्या कीमत रिव्यू हो सकती है, सपोर्ट प्राइस रिव्यू हो सकती है? बाज लोगों की आ रहा है क्योंकि एक सियासी फैसला वो कर चुकी हैं या अवामी फैसला है कि जी रोटी 15 की मिलेगी, तो इसलिए वहां से सारे मसले ओरिजिनेट हो रहे हैं। तरीके से तो अभी इस डेडलॉक से आगे जाना है, सो क्विकली वो बता दें कि वो क्या प्लान है। नहीं, डेडलॉक नहीं है। हम बिल्कुल जो सही नुमाइंदे हैं किसानों के, गवर्नमेंट के नुमाइंदे उनके साथ ऑन बोर्ड हैं और हमारे वजीर खुराक और एग्रीकल्चर सब लोग जो है वो उनके साथ ऑन बोर्ड है। ऐसा नहीं है, मैंने खुद से जब वो एहतजाज कर रहे थे, मेरी बहुत सारे लोगों के साथ बात हुई, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है। लेकिन ये जो बात है कि स्पोर्ट्स प्राइस तो फिक्स हो गई है ना जी, लेकिन अब वो उनको स्पोर्ट्स प्राइस पे वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी सारी गंदम खरीद ले और जैसी भी है उसको खरीद ले, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और जो गंदम यकीनन जो बेहतर है, जो पंजाब की जरूरत है, वो हम जरूर खरीदेंगे। और जिस गंदम के अंदर मॉइस का प्रॉब्लम है या वो है, मैंने पहले गुजारिश की कि बहुत सारी गंदम पहले मौजूद है। रोटी की प्राइस में आप ये देखिए 800 रुपया पर 20 kg का जो बैग है ना, उसमें कमी हुई है पंजाब के अंदर, और इसीलिए रोटी की कीमत जो है वो भी कम होने शुरू हुई है। और अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये और 10-15 दिन के बाद आप आटे की कीमत में और कमी देखेंगे और ये कमी का फायदा 12-12.5 करोड़ जो पंजाब के अवाम हैं उनको मिलेगा, उनको सस्ती रोटी मिलेगी। और ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये क्रेडिट मरीम नवाज शरीफ को जाता है कि उसने लोगों को याद कराया है, गवर्नमेंट को याद कराया है कि सस्ती रोटी जो है वो आम आदमी को देनी चाहिए। और उसके बाद वजीर आजम जो पाकिस्तान है, उन्होंने भी पास्को को जो है वो मजीद गंदम खरीदने का जो उनका टारगेट है उसमें एनहांस करके उनको कहा है कि वो भी गंदम खरीदे। जरूर किया है, बट होपफुली आज का दिन मजदूरों का आलमी दिन है। आज मजदूर, किसान, दिहाड़ीदार, छोटा किसान, छोटा मजदूर जिसके लिए जाहिर है बहुत खुशहाली नहीं है, उसके मसले होपफुली आज़मा, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। सारी गुफ्तगू डिस्कशन तो आपने सुनी ली। हो ये रहा है कि यूएई में आज शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेशगोई है और आपको पता ही है ना कि कल मदीना मुनव्वरा में कुछ विजुअल्स आ रहे थे और फिर हमने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से खैरियत मालूम की। बहुत बारिश हुई है वहाँ भी। लेकिन प्रीएम्प्टिवली ये जो मुल्क हैं ये कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जैसे कि अगर दुबई हुकूमत ने 2nd और 3rd में को यानी कल और परसों तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। यूएई 2 हफ्ते पहले आपको याद ही है कि शदीद बारिश से मुतासर हो चुका था और आज और कल तेज़ हवाएं चलेंगी और समुंदर भी ज़रा हिलजुल हो जाएगी वहाँ। और ड्राइवर गर्दो गुबार और रेत उड़ने के सबब मोहतात रहें, ये कहा गया है। एमिराती हुक्काम ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। और अपने मुल्क की बात करें तो मुल्क में मौसम नए रूप ले रहा है लिटरली। अभी हम लेकिन एक सेकंड, वो मदीना की फुटेज वो देखने वाली थी, देखने वाली क्या है, मतलब देखने वाली इसलिए बिकॉज़ आप यू कैन नॉट इमेजिन ना, यू कैन नॉट बिलीव कि ये हो रहा है। बट ये कुछ सालों से ये मंजर आम हो गए हैं। ये आप देखते हैं ये मस्जिद नबवी के हवाएं, सहन के मनाजिर जिसमें बच्चे तो घिसियां ले रहे हैं। घिसियां समझती हैं स्लाइड्स। हमने घिसियां नहीं ली क्या बचपन में, क्या हमें नहीं पता होगा क्या होता है। एंड सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा है और ज़ाहिर गाड़ियाँ भी उसमें फंसी हुई हैं, दुकानें भी मुतासिर हुई हैं। सो व्हेन यू गो, जब आप उम्रे के लिए या वैसे ही आप सऊदी गए होते हैं, आपको ये खौफ नहीं होता कि इस किस्म का मौसम होगा? बिकॉज दोज कंट्रीज, दोज सिटीज, दोज रीजन्स are not known for this, but of course अब मेरा ख्याल है कि अब जो लोग जानते हैं they should be ready for anything because definitely हमारे यहाँ पूरा मंजर देखें, बदल गए हैं तो आसमान पे गहरे बादल
छाए हुए हैं वैसे और बस बेशक खौफ आए किसी को, लेकिन खूबसूरत भी काफ़ी है। मदीना का अपना सुकून भी है वैसे। तो जी हमारे यहाँ भी मौसम जो है वो रूप बदल रहा है। अभी हमने आपको लाहौर का बताया है कि आज लाहौर तो में बगैर पंखे के लोग बैठे हुए हैं मई में, 1 मई को। इमेजिन कीजिए मार्च में शदीद गर्मी होती थी। हुंजा जा रहे हैं हम, अली अहमद अली हमें हुंजा से बता रहे हैं कि वहाँ क्या मौसम चल रहा है। जी, वादी हुंजा में यूँ तो बाहर के मौसम की आमद हो गई और यहाँ पर लोग अपने खेतों और बागों में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता सालों की निस्बत यहाँ पर देखने में आया है कि इस साल यहाँ पर मौसम ठंडा है और गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पर जो है बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फ़बारी जो कि इससे पहले देखने को नहीं मिली। यहाँ पर लोग इसलिए भी थोड़ा परेशान है कि चूँकि बालाई इलाकों में मौसम गर्मा जो है वो 3 से 4 माह का होता है और यहाँ पर फसल पकने या न पकने पर भी लोग परेशान है। और यहाँ पर माहिरीन के मुताबिक इस साल मौसम ठंडा है, जबकि दिसंबर के महीने में यहाँ पर मौसम गर्म था और सब्ज़ा उगा हुआ देखा गया और यहाँ पर मई के महीने में बर्फ़बारी होना जो है मौसम की तब्दीली बताते हैं। जी, चेरी ब्लॉसम्स जो है ना वो भी अब नजर आ रहे हैं। मतलब दिल चाहता है कि बस यही देखते रहो, आंखें ठंडी हो जाती हैं। कि चुन्ना वैली के मनाजिर देख रहे थे, इट वाज ब्यूटीफुल और चेरी ब्लॉसम्स क्या थे। खैर यहाँ भी हमने आपको दिखाया था हुंजा में भी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग से 27 अप्रैल को अगवा होने वाले सेशन जज, अगवा होने यानी किडनैप ही हो गए सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को इतवार की रात बाजियाब करवा लिया गया और डेरा इस्माइल खान में CTT हुकाम ने बताया था कि मगवी सेशन जज इतवार की रात बाहिफाजत घर पहुंच गए। वजीर आला पख्तूनख्वा के मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ ने भी जज की बाहिफाजत बाजियाबी की तस्दीक की थी। अगवा के बाद शाकिरुल्लाह मरवत ने वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उनका कहना था कि तालिबान मुझे यहाँ ले आए और उनकी रिहाई तब ही मुमकिन है जब अस्करियत पसंदों का मुतालबा मान लिया जाए। पुलिस के मुताबिक सेशन जज को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो टांग से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे और उन्होंने उनके ड्राइवर को रिहा कर दिया। गुजरते हुए डरते थे और फिर कुछ हालात बेहतर हुए और अब दोबारा से ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। अगवाकारों ने सेशन जज के ड्राइवर को रिहा कर दिया था इससे पहले। अब ये बताया जा रहा है कि भाई ये भी बाजियाब हो गए हैं। वीडियो जब आई थी इट वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बट ये है सूरत हाल। हमारे साथ ही एजाज सैयद हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा मज़ीद मालूम करते हैं क्या हुआ था एक्चुअली एग्जैक्टली। एक सेशन जज का इस तरह अगवा होना छोटी बात तो नहीं है। अगर तालिबान ने किया था तो उसमें भी ज़ाहिर है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये वारदात कैसे हुई, कब सामने आ सकी इसकी हकीकत? वीडियो से ही पता लगा या उससे पहले पता लग गया था? जी देखिए, वारदात कैसे हुई ये तो बात अब रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है कि किस तरीके से जज साहब जा रहे थे और उनको रास्ते से अगवा किया गया। उनका ड्राइवर भी उनके साथ था लेकिन उनके ड्राइवर को छोड़ दिया गया। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा हैरानकुन बात ये नहीं है कि वो अगवा हुए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा अमली तौर पर एक गैर एलानिया जंग में है और ये जो गैर एलानिया जंग है इसमें बदकिस्मती से जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ साथ जिसे कहते हैं ना कि गुड बैड तालिबान की इस्तिलाह दोबारा ज़िंदा हो गई है। तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वहाँ पर गुड तालिबान भी है और वो भी जो नापसंदीदा अनासर हैं उनको निशाना बनाते हैं या उनको अगवा भी करते हैं। तो गुड और बैड तालिबान मिले हुए हैं वहाँ पर, इस बात की बड़े टेंजिबल फुटप्रिंट हमें नज़र आते हैं और उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर लोग अगवा भी हो रहे हैं और ये जज साहब भी उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर अगवा हुए थे। चलिए ठीक है, ये तो आपने बता दिया एजाज। अब ये बताएं कि उसके बाद क्या हुआ, उनको जज साहब को बाजियाब किस तरह किया गया, वो प्रोसेस क्या था और उसके बाद अगवा करने वालों के खिलाफ क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया है, कुछ हो रहा है? ये अगवा करने वालों के खिलाफ फौरी प्लान ऑफ एक्शन की तो कोई ये की जा रही थी कि अनाउंसमेंट होगी, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये जो अगवा है इस अगवा के लिए 50 मिलियन रुपए यानी कि 5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अदा की गई है। जो सूबाई हुकूमत के तर्जमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने इस बात की तरदीद की है और वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये रकम अदा नहीं की, लेकिन मेरे पास इतलात ये है कि ये रकम अदा करके बाजियाब करवाया गया है जज साहब को। जो जज साहब हैं वो बड़े इस वक्त शदीद दबाव में हैं, अभी भी ज़ाहिर एक पूरे ट्रॉमा से गुजरे हैं। लेकिन इस सारे केस में एक और पहलू है वो बड़ा अहम है और वो है
मरवत कबीले ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इन जज साहब की बाजियाबी के लिए। उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है और जो अफजल मरवत है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है, उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। लेकिन असल बात ये नहीं, असल बात ये है कि अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए की रकम दी है और उन लोगों से बाजियाब कराया जज साहब को जिन्होंने इन्हें अगवा किया था। कालादम तहरीक तालिबान के ये लोग बताए जाते हैं और बताया ये जाता है कि एक किसी ज़माने में तालिबान एक्टिविस्ट था, कालादम तालिबान एक्टिविस्ट था जुगनू नाम का, उसने ये डील करवाई है और इसमें कुछ दूसरे जो रियासती इदारे हैं उनका रोल भी बताया जाता है कि उन्होंने भी अदा किया। These are even more concerning details. Thank you so much. But अगर मुबैना तौर पर यह तावान दिया गया या रकम दी गई तो क्या हुकूमत ने सरेंडर कर दिया एक अस्करियत पसंद ग्रुप के सामने? आप कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर तालिबान ने इन्हें अगवा किया था और हुकूमत ने इन्हें 5 करोड़ रुपए दे के दिलवा कर रिहा करवाया है। So there's a big question mark on this. मतलब ये मुझे ये थोड़ी सी अजीब सॉरी बात इसलिए लगी क्योंकि वो जो एक लाइन होती है ना, वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट विद द टेररिस्ट। नेगोशिएट क्या, आपने तो 5 करोड़ दे दिए उनको। तो जहाँ इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें की जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि अपने सूबे के मामला पहले देखें और अगर हुकूमत एक सेशन जज को तावान देकर रिहा करा रही है तो फिर क्या हुकूमत की रिट अब आप और कौन सी कानून की अमलदारी और फिर क्या और एम्पावर एम्बोल्डन वो होंगे ना, वो कहेंगे ये तो बड़ा आसान हो गया कि हमने तो किसी को अगवा किया, अगले ने पैसे दे दिए, तो ये तो बड़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है हमारा। एंड ऑल्सो केपी ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? अपने ही लोगों पे हमले करने के लिए सर्टनली इस्तेमाल होगा। और सीएम केपी जो हैं वो बड़े भारी भरकम उनका डिमीनर है और वो तो चढ़ाई करने की हमेशा एक मतलब एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो इधर भी कर लेते हैं। और ये जो कहते हैं ना हुकूमत ने पैसे दिए हैं, हुकूमत ने कहाँ से पैसे देने? अपने घर से पैसे लेके आ रहे हैं। और अभी आपको याद है ना कि हुकूमत के पास तो वैसे पैसे ही नहीं थे, मतलब ये टैक्स पेयर्स मनी है, ये टैक्स पेयर्स मनी है जो कि हुकूमत के पास है, जो कि एक अस्करियत पसंद ग्रुप के सामने हाथ हथियार डालकर घुटने टेक कर अपेरेंटली पैसे देकर अपने जजों को बाजियाब करा रहे हैं, उनको रिहा करा रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस, यू नो, ये मामला बड़ा संगीन है और इसकी एक तफसीली एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए कि इनकी रिहाई कैसे मुमकिन हुई है और फिर अगवाकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की है, यही लग रहा है। तो अब इफ़ देयर इज़ मोर टू इट तो प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज तो ये बड़ा क्लियर कट है कि जी अगवा हुए, यहाँ ताबान दिया, वहाँ बाजियाब हो गए वो। ठीक है, और वो इल्ज़ाम भी अपनी जगह वाज़े करते हैं कि इनके मुखालफीन PTI पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, PTI के मुखालफीन, कि इन्होंने तालिबान को वापस अफ़गानिस्तान से लाकर खैबर पख्तूनख्वा में रीलोकेट किया और फिर इस तरह के इंसिडेंट्स और इस तरह का एक इंसिडेंट ही अब रिपोर्ट हुआ है, इस तरह के वाक़यात होते चले जा रहे हैं। अगर रीलोकेट किया देन आई वुड हैव एक्सपेक्टेड, अगर रीलोकेशन वाली बात है तो देन यू वुड हैव गुड ताल्लुकात, आपके अच्छा रिलेशन होगा ना उनके साथ, व्हाई वुड दे डू दैट एंड देन यू वुड हैव टू पे एज वेल। ये सारी चीज़ें समझने की हैं और इस पे मज़ीद ज़रा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं सेट होना चाहिए। इस पे हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, इसकी एक्सप्लेन करना चाहिए, इवेंट बाय इवेंट तफसील बतानी चाहिए कि हुआ क्या, कैसे हुआ, फिर उसको कैसे बाजियाब कराया। याद है आपको शुरू में जब ये सारी अगवा की खबर आई थी तो फिर डिमांड्स में कुछ रिहाइयों की भी बात हो रही थी कि उनके कुछ लोग जो तालिबान के हैं जो यहाँ बंद है उनको भी रिहा किया जाए। तो यहाँ सिर्फ मनी ही एक्सचेंज हुआ है या कुछ और भी? तो ये डेफिनेटली चीज़ें जो हैं ज़रा ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जी, कल सारा दिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल होती रही जिसमें दावा किया जाता रहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब दीगर KMC अफसरान के साथ गुज्जर नाले का मुआयना करते हुए उसमें गिर पड़े हैं। अच्छा जी, पहले तो ये देख लें वीडियो, क्योंकि बहुत से लोगों का आपको पता है ना वो ट्विटर वगैरह नहीं चल रहा, तो देख लें। तो ये वीडियो थी जो बहुत वायरल हो रही थी, क्लेम ये किया जा रहा था कि ये मेयर साहब हैं और ये गुज्जर नाला है और ये उसके अंदर कब गिरेंगे? अभी गिर जाएंगे। अच्छा, ये नहीं है बाय द वे, द स्टोरी इज दैट दिस इज नॉट हिम। मेरी बात सुने, वैसे किसी भी इंसान को देख के पता लग सकता है कि फुटेज नहीं है कराची की और ये फुटेज पुरानी में फुटेज की क्वालिटी देख के नहीं अंदाजा हो जाता। वैसे नहीं होता, बहुत से लोगों को नहीं होता अगर दूर से ली जाए। और दूसरा ये इसमें कौन आपको मुर्तज़ा वहाब लग रहा है?
अच्छा, इन एनी केस ये थी वीडियो। तो जी उसके बाद अब एक ट्वीट आ गई मुर्तज़ा वहाब की, और आपको पता है ना उनकी भी एक फनी बोन है। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल गलत है, दिस वीडियो सर्कुलेटिंग ऑन मीडिया अबाउट मी फॉलिंग इनटू गुजरनाला इज नाइदर ऑफ गुजरनाला नॉर ऑफ मी। तो ना मैं हूँ और ना वो गुजरनाला है। और इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ और पानी पूरी खा रहा हूँ, बन कबाब खा रहा हूँ, डोसा खा रहा हूँ, तस्वीरें भी लगा दी खाने पीने की, और अब मेरी सारी अटेंशन इस खाने पीने पे जिस पे हमें ज्यादा एतराज है, क्योंकि मतलब हमें अच्छी लग रही है। देखिए, जो लोग ऑफर ना कर सके ना बाकियों को ये खाना पीना, तो उनको ये तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये वीडियो जो है ये इंडिया की है, ये गुजरात भारत की फुटेज है बाय द वे, जो कि शायद पता भी लग रहा है, और सराउंडिंग से ही आपको पता लग जाता है कि कराची नहीं है, और लोगों को भी देख के पता लग जाता है कि मुर्तज़ा वहाब नहीं है, और फुटेज की क्वालिटी से भी देख के पता लग जाता है कि कुछ अरसे पुरानी है। जब आपको नजर आ रहा है तो आप इसको वायरल क्यों कर रहे हैं? मतलब बोरिंग न्यूज हो जाती है ना, बिकॉज आप भी बेवकूफ़ ही साउंड करेंगे अगर आपने भी रीट्वीट कर दिया ये समझ के ये सच था। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, हमारे पास तो ये मशीनें भी नहीं होंगी नाला साफ करने की। दिल तो चाह रहा है कि हमारी ही हो, लेकिन हमारी नहीं है। इतने इक्विप्ड तो नहीं है केएमसी वाले कि उनके पास कोई इस तरह की फ्लोटिंग मशीनें हो नाला साफ करने के लिए। और मुर्तज़ा वहाब मेयर साहब का ये भी कहना था कि सोशल मीडिया इज ईवल, ये भी उन्होंने कहा। ओके, ईवल तो है, वैसे है। अच्छा जी, मौसम की हम बात कर रहे थे इससे पहले, और हमने आपको हुंजा के बारे में अपडेट दी कि वहाँ पर चेरी ब्लॉसम्स का महीना शुरू हो चुका है। महीना तो वैसे मार्च में शुरू हो जाता है, लेकिन अभी नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़ी डिले है समझ भी। अच्छा, चमन से नूर जमान अचकज़ई हमें बता रहे हैं मौसम का हाल। जी, चमन समेत बलूचिस्तान के शुमाल बालाई और पाक अफगान पाक ईरान सरहदी इलाके इन दिनों गैर मामूली और गैर मुतवक्को मौसमी सूरत का सामना कर रहे हैं। ख़ासकर अप्रैल के महीने में गैर मामूली बारिशें और गैर मुतवक्को बारिशों ने सूरत को यकसर तब्दील करके रख दिया है। 2022 के सैलाबी सूरत के बाद से अब तक मुतवातर बलूचिस्तान में जो मौसमी हालात है वो मुसलसल बदलते जा रहे हैं। ख़ासकर ज़मींदार और किसान इस मौसमी सूरत से सबसे ज़्यादा इसलिए भी मुतासर है कि चूँकि 2024 के मौसमी हालात ने किसानों को सख्त परेशान कर दिया है। बलूचिस्तान के इन इलाकों में जो ज़राअत से वाबस्ता अजला है, चमन में लोकल फ्लडिंग जो कि गैर मुतवक्को थी, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था। इस किस्म का लोकल फ्लडिंग के शहरों के अंदर से गली मालों में जो इंतहाई तेज़ी से गुजरते हुए सैलाबी रेलों ने घरों के अंदर से घरेलू सामान तबाह करके ले गया। बड़े पैमाने पर मकानात को नुकसान पहुँचा, बल्कि घरों के सामने शोरूम्स के अंदर कड़ी दर्जनों गाड़ियाँ इन सैलाबी रेलों में तैरती हुई गली मालों से वो उठा के ले गई और तबाह हो गई है। Did you see that? तबाही है, मौसम अजीब ही हो रहा है। और एक्सट्रीम्स पे कराची का तो हमें खैर जिक्र करने की क्या ज़रूरत है, बहुत गर्मी है। तो बस इतना ही कहना काफ़ी है। बट टॉकिंग ऑफ कराची, कराची में डाकुओं ने कल एक और शख्स की जान ले ली, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबले में 3 मुबैना डाकू हलाक भी हुए हैं। रवा साल आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दें, डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक शहरियों की तादाद जो है वो हो गई है 66 ऑलरेडी। कत्ल का वाक़या सुरजानी टाउन में पेश आया। डाकुओं ने बस अड्डे के चौकीदार से 2 लाख और पिस्तौल छीनने की कोशिश की। बस अड्डा जो कंडक्टर टाइप चौकीदार टाइप होता है, मुज़ाहमत पर फायरिंग करके चौकीदार को बेचारे को कत्ल कर दिया। डकैती ही की एक और वारदात के दौरान एक डॉक्टर साहब जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर में डॉक्टर अपनी अहलिया के साथ बैंक से 8 लाख लेकर घर पहुंचे तो डाकू भी पीछे पीछे पहुंच गए। डॉक्टर ने असलहा निकाला तो मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। मगर तो क्या कीजिए, हाँ आई एम श्योर पैसे लेके कुछ हुआ होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार अपनी और पुलिस दोनों की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है जी। पिछले 1-1.5 हफ्ते से मामला काफ़ी कराची के बेहतर हैं और हमारे ऑफिसर्स को आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये दिन रात चल रहे हैं। और मैं खुद भी अब हर जोन में खुद मीटिंग्स करूंगा ऑफिसेज में जाकर, इनके भी जो इनको परेशानियां हैं वो भी देखेंगे और पब्लिक की जो परेशानियां उनको देखकर, और ज़रूर इंशाल्लाह आपको चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। 1-1.5 माह हुआ है मुझे एज ए होम मिनिस्टर, तो ऑफिसर्स हमारे अच्छे काफ़ी कॉम्पिटेंट हो गए हैं।
अरे कॉन्फिडेंट है कि सीन ज़रा बेहतर हुआ है। अच्छा, हफ्ते को नॉर्थ कराची पावर हाउस पर लूट मार के दौरान डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए और फिर आपको पता ही है क्या होता है। और हम इस हक में तो नहीं कि अवाम खुद सड़कों पर इंसाफ करें, मगर शहरी इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने डाकुओं की खूब दुर्गत बनाई और यहाँ तक कि उन्हें जलाने की भी कोशिश की। ये दीज आर स्केरी डेवलपमेंट्स होता है। ऐसे तब भी इसकी कोई तौजीह नहीं दी जा सकती कि इतने तंग आ गए हैं, इतने तंग नहीं आए। मतलब this should not happen. This should not be allowed. Absolutely, it should not happen. But we are just saying कि क्यों फिर कर रहे हैं, क्योंकि ये तंग आए हुए हैं ना। अच्छा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तक भी ज़ाहिर है बात पहुंची और एज एन जो ओवरऑल सूरत हाल है सखर में कच्चे के डाकुओं पर बात करने के दौरान उन्होंने कराची का भी जिक्र किया। जो पेशकश वो सिंध हुकूमत को कर रहे हैं, लेट्स सी कि उसे कबूल किया जाता है या नहीं, क्योंकि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का अगर सवाल है और अगर इससे आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है तो कबूल कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की कराची की सिचुएशन है, उसके ऊपर हम मीटिंग करने जा रहे हैं। वो ख़ुद प्रिजाइड करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के वो मीटिंग करेगी। तो उसमें जो कच्चे के सोल्यूशन हैं और जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हम बैठ के एड्रेस करेंगे। ऑपरेशन फिर पॉसिबिलिटी है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमें कहेगी हम इंशाल्लाह उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, ये भी हो गया है और हमने आपको बता दिया कि रवा साल कितनी डाकुओं के हाथ हलाकतें हो चुकी हैं। ज़ीशान शाह हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। ज़ीशान, ये जो दावा है वज़ीर दाखिला सिंध का कि 1-1.5 हफ्ते से सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, आप हमें हक़ाइक़ पहुँचाएँ, क्योंकि कल के ही 2 वाक़यात हमारे सामने हैं जिसमें एक चौकीदार, गरीब चौकीदार की जान चली गई, एक डॉक्टर साहब भी बस किस्मत से बच गए। हाँ बिल्कुल। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल मैं इसके अंदर 2 बातें हाईलाइट करना चाहूँगा। जिस तरह से वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया था कि कराची के हालात अब कदरे बेहतर हैं, तो माजी का रिकॉर्ड अगर उठा के देखा जाए तो उमूमी तौर पे रमज़ान में हमेशा क्राइम बहुत ज़्यादा क्राइम रेट हाई हो जाता है और रमज़ान के बाद क्राइम रेट कम होना शुरू होता है, जो कि पिछले महीनों की तरह दोबारा से बैलेंस हो जाता है। तो इसको मजमूई तौर पर अगर ये कहा जाए कि कम हुआ है तो रमज़ान के मुकाबले तो शायद कमी आई होगी, लेकिन मजमूई तौर पर इतना नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये कि एक IG सिंध को एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि कराची में रवां साल अब तक डकैती मुज़ाहमत के दौरान तकरीबन 48 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जिनमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा केसेस पुलिस ने सॉल्व भी कर लिए हैं। जबकि मजमूई तौर पे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो खुसूसी तौर पे, क्योंकि जब कोई वाक़या होता है तो सारे जर्नलिस्ट वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और वहाँ पे जब चेक किया जाता है तो बात खुलकर सामने आती है कि वो वाक़या डकैती मुज़ाहमत का है। और उस हवाले से तकरीबन जो जाबाक अफराद की तादाद उस हवाले से तकरीबन 67 के करीब पहुँच चुकी है। तो वज़ीर आला को बताया गया 48 और एक्चुअल फिगर है 66 या 67, ऐसा ही है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह माजी में अगर कोई वाक़या होता था, जो टारगेट किलिंग का वाक़या होता था, तो पुलिस उसको ये कहती थी कि ये डकैती मुज़ाहमत है और ये बोल के अपनी जान छुड़ाई जाती थी। तहम अब ये चीज़ थोड़ी सी उलट हो गई है। जो ही इस किस्म का कोई वाक़या होता है और डकैती मुज़ाहमत पर अगर कोई शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो फिर अल्टीमेटली उसके ऊपर एक इंक्वायरी की जाती है। इब्तदाई तौर पर तो ML वगैरह डकैती मुज़ाहमत के नाम से होती है, लेकिन उसके ऊपर एक इंक्वायरी की जाती है, खुद साख्ता इंक्वायरी होती है और अल्टीमेटली उसको जब कोई मुल्ज़िमान का पता नहीं लगता और अगर उस शख्स की कहीं कोई पर्सनल लेवल पे कहीं कोई चपकलिश हो या कोई उसे कोई ज़ाती कोई तनाज़ा किसी के साथ चल रहा हो, तो ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि उस वाक़े को टारगेट किलिंग का रंग दे दिया जाए। जो माजी में पहले टारगेट किलिंग से पुलिस बचने के लिए डकैती मुज़ाहमत शो करती थी, अब पुलिस उसी डकैती मुज़ाहमत से बचने के लिए हर वाक़े को टारगेट किलिंग का रंग देना शुरू हो गई है। अगर हम अगर शहरियों का जो लॉस हुआ है, 200 से ज़ायद अफराद अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं, 66 के करीब जान की बाजी हाथ धो बैठे। इसके अलावा रवां साल अब तक 8000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स शहरियों से छीने जा चुके हैं और ये वो डाटा है जो कि पब्लिक ने रिपोर्ट किया है। ये जो कह रहे हैं कि केसेस इन्होंने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, मुबैना मुकाबले भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, कितने केसेस आपके इत्तलात और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने सॉल्व किए हैं? कितनों को इन्होंने हमारे सामने मीडिया के सामने पेश किया कि ये जी डाकू हैं, ये गैंग चला रहे थे, ये इतने लोगों को मार चुके हैं? व्हाट्स द इंफॉर्मेशन ऑन दैट? देखिए
देखिए पुलिस ने जो अपने आदाद शुमार दिए हैं उस हवाले से सिर्फ तकरीबन 27 केसेस सॉल्व कर लिए गए और 13 ऑन गोइंग हैं। लेकिन जितने भी लोगों को हमने जाके रिपोर्ट किया है, काफ़ी सारे केसेस इस वक्त SIU में भी इन्वेस्टिगेशन उसकी जारी है। हमारे पास अभी तक किसी भी केस का एज सच मीडिया के सामने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कारकर्दगी हो सकती है कि अगर आपने कोई करे तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक अभी तक किसी भी आला पुलिस अफसर ने इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही इस हवाले से कोई चीज़ हाईलाइट की गई है कि फ़लाने वाक़े में शहीद होने वाले, जाबाक होने वाले शख्स के जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें हमने पकड़ लिया है। तो अमूमी तौर पर ये चीज़ बहुत कम देखने में आई है कि रिकवरी रेट जो है। और दूसरी बात ये, मैं से जो बात डिसकंटिन्यू हो गई थी वो ये कि तकरीबन शहर में अब तक 15,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी जा चुकी हैं। तो क्राइम डेट जो रेट है ये अभी भी उतना ही नज़र आ रहा है, बल्कि शायद थोड़ा बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन जो पुलिस हुकाम है, ये बात इस वक्त समझ से बाहर है कि पुलिस इस वक्त प्रैक्टिकली इसके ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही। तकरीबन 15 से 20 रोज़ कबल पुलिस की जानिब से एक कोशिश की जाती थी कहीं कोई वाक़या हो जाए तो उस इलाके के SHO को सस्पेंड कर दिया जाता था। तमाम इस हवाले से एक हमारे आला पुलिस अफसर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि क्योंकि पुलिस का मोराल डाउन हो रहा है तो अब इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद में उस पुलिस अफसर को हटाया नहीं जाता। अब इसी देखने में ये बात कहना ये ऑब्वियस हो गया है कि जो प्रेशर आता है डकैती मुज़ामत में किसी के जाबाग होने का, तो थोड़ी देर का प्रेशर होता है, इंक्वायरी होती है और फिर पुलिस दोबारा से अपने रिवायती कामों पर लग जाती है। उन जो लोग जो मारा जाता है उसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन बहुत सुस्त रवि के साथ अगर कोई ब्रेक थ्रू हो जाए तो मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर ऐसा देखने में नहीं आया है। जी बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। सारी डिटेल में आप पे है कि आप समझें कि बेहतरी आई है कि नहीं आई, क्योंकि डजंट लुक इट ओके। कुछ म्यूजिक करेंगे आज शामिल शो में कुछ दिन बाद। और गुज़श्ता एक दिहाई में सब कॉन्टिनेंट में म्यूज़िक में एक बहुत बड़ा नाम जो कि लिटरली लोगों ने अब लिविंग लेजेंड का स्टेटस देना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके सारे ही गाने हिट हैं, वो हैं अरिजीत सिंह जी। और इस वीकेंड, ये जो भी वीकेंड गुजरा है उसमें अरिजीत सिंह का दुबई में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था जिसमें दुनिया भर से फैंस जो थे वो वहाँ गए, उन्होंने अटेंड किया। और इससे पहले आप जियो न्यूज़ पे हेडलाइन भी देख रहे थे ना, माहिरा खान भी वहाँ मौजूद थी, फर्स्ट रो में बैठी हुई थी, उन्होंने बड़े गाने जो थे वो माहिरा खान को डेडिकेट भी किए। उनकी अपनी फिल्म का गाना जालिमा भी गाया और पाकिस्तानियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद इस कॉन्सर्ट का हिस्सा थी। अब एक सेगमेंट करते हैं अरिजीत, जो पहले भी हमने देखा है, बता दो, जिसमें वो ये करते हैं कि वो ऑडियंस में अगर कोई उन्हें रिक्वेस्ट करे ना, वो उनके साथ गाना चाहते हैं तो वो उसको फिर माइक देते हैं। कितने इंक्लूसिव है, ये हमें बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये इनके एक कॉन्सर्ट्स की एक जबरदस्त किस्म की बात है that he invites you know somebody to sing with him। एक लड़का आया और कुछ और लोगों के साथ, ये लड़का था पाकिस्तानी और उसने पाकिस्तान का नाम लेकर अरिजीत को कहा भी कि पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत मोहब्बत, और उसकी आवाज़ ने ऑडियंस को भी हैरान कर दिया और अरिजीत को भी हैरान कर दिया। So yeah, मोहिद इज जॉइनिंग अस फ्रॉम दुबई। मोहिद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई। आपकी आवाज़ ने तो सबको इम्प्रेस कर दिया, अरिजीत सिंह समेत वहाँ 17,000 लोग मौजूद थे, एवरीबडी वाज चीयरिंग अप फॉर यू। सो बताइए, आपने अपना ये मौसीकी का सफ़र, फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट यू, कब शुरू किया? आप सिंगर हैं या आप शौकिया गाते हैं, क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका शुक्रिया। दरअसल ये सफ़र बहुत पुराना है, काफ़ी मुश्किलात और स्ट्रगल के बाद इंसान कहीं ना कहीं पहुंचता है। मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र अगर बताऊं तो ये 5 साल की उम्र से शुरू हुआ, जब मैं नात कंपटीशन मैंने विन किया। फिर उसके बाद सफ़र चलता रहा और पाकिस्तान टेलीविज़न से मैंने अवार्ड लिया और फिर ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस टाइटल और गोल्ड मेडल लिया वहाँ से। आजकल मैं दुबई में मुकीम हूँ और एज अ प्रोफेशनल सिंगर मार्केट में काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हमारे अपने गाने भी मार्केट में देखेंगे। जबरदस्त बात है। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से आप हमें कोई गाना सुनाएं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जो है वो ये देखें कि आप बड़ा अच्छा गाते हैं। जी, मैं नुसरत साहब का एक गाना जो मैंने कॉन्सर्ट में अरिजीत के साथ गाया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले मोहिद हाशमी की खूबसूरत आवाज़ सुन रहे थे, वो हमारे साथ ही हैं, उनसे भी बात करेंगे, बट वी हैव अ विनर विद अस। बताएं कौन भाई है? कराची से कुछ 350 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान में एक 50 किलोमीटर का एक ट्रैक है जहाँ की रैली पाकिस्तान की रेसिंग सर्किट की मुश्किल तरीन रेसेस में से एक मानी जाती है। और इतवार को हब रैली के 11वें एडिशन के टफ मुकाबले हुए और साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, तैमूर ख्वाजा जैसे सीनियर ड्राइवर्स के दरमियान ये मैदान सजा और जियांद होत ने मैदान मार लिया।
जबरदस्त। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद, जो गवादर से खुसूसी तौर पर हमसे मुलाकात करने के लिए हमने इन्हें मदऊ किया है कि आपसे इनकी मुलाकात कराई जा सके। हमें बड़ी खुशी होती है भाई, विनर्स होने चाहिए हमारे साथ। जियान कैसे हैं आप, और कैसा ये शौक है मतलब रेसिंग का, ये किस तरह हुआ? जी ये शौक मुझे 2016 से हुआ, जब पहली दफ़ा गवादर में रैली हुआ तो 2018 में मैंने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जो रैली कम्युनिटी के मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया किस तरह इसमें हिस्सा लेना है, क्या क्या पार्ट्स मंगवाने हैं, क्योंकि मतलब आप अच्छे ड्राइवर थे वैसे ही अपने आप को कंसीडर करते थे? जी बलूचिस्तान शायद आप लोगों ने विजिट किया होगा, उधर तो वैसे ही रोड नहीं है, ऑफ रोड तो हम करते रहते हैं। तो आप नेचुरली वो तो चीज़ हो ही रही। ये पता हंसी भी आती है इस बात पे, लेकिन साथ में अफसोस भी होता है इस बात पे कि एक रियलिटी चेक हो जाता है। रियलिटी चेक भी होता है। तो जियान, ये जो ट्रैक है, बाकी ट्रैक से भी आपने ड्राइविंग की है और इस पे भी की है, कितना फ़र्क है बाकियों में और इसमें? जी इसमें फ़र्क ये कि इसमें एक छोटा है, रैली क्रॉस है, और दूसरा एक इसमें टर्न बहुत ज़्यादा है। अभी जिस तरह चोलिस्तान है वो 500 किलोमीटर का रेस है, लेकिन वो सीधी सीधी है, वो सीधी है। उसमें ये कि जिधर तक आपकी नज़र काम कर रही है, तो अगर आपको पैच एक मिल रहा है तो 20 किलोमीटर का स्ट्रेट पैच मिलता है। इधर तो आपको 2 सेकंड ही मिलते हैं, शायद दूसरा टर्न पहले आ जाता है। टेक्निकल बहुत है, बहुत टेक्निकल है। तो उस स्पीड पे आप वो टर्न्स ले रहे हैं सारे? मतलब स्पीड स्लो भी करनी पड़ती होगी जाहिर है, बास मकामात पे टर्न्स के लिए कुछ ऐसे डेंजरस मकामात हैं, या स्पीड आप लोग एक ही मेंटेन करते हैं? नहीं, इसमें इतना डेंजरस ये था कि अगर कोई ओवरडू करता है तो डेंजरस हो जाएगा, वरना इन लोगों ने ट्रैक इतना VIP बनाया हुआ था कि हमें लग रहा था जैसे कंफर्ट उसमें बैठे हुए। चलें वंडरफुल, हमने आपसे और भी बात करनी है। आई वांट टू नो स्पीड कहां तक टच करती है आप, मतलब अगर स्ट्रेट पैच मिल जाए तो 200 प्लस हो जाती है। That is quite a bit. That's a lot. अच्छा, अब जाहिर है हमारी रैलीज जो होती हैं चोलिस्तान वगैरह में, बड़े फॉरनर्स भी आते हैं, सारा कुछ होता है। इस रैली में इसको इंटरनेशनल सतह पे लेके जाने के लिए या इंटरनेशनल ड्राइवर्स को बुलाने के लिए क्या स्कोप है, क्या होना चाहिए, वो भी हम जियान से पूछेंगे। जियान, आप हमारे साथ ही रहें। हमारे साथ मोहित हाशमी दुबई से मौजूद हैं, जो हमें अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दुबई में लोगों को दीवाना बना दिया अपनी आवाज़ का। ये मैं मोहित, आई वाज वेरी क्यूरियस, क्योंकि आई मस्ट कन्फेस कि मेरी आपसे आपकी मुझसे जो भी इंट्रोडक्शन हुई थ्रू सोशल मीडिया, जब हमने आपको उस कॉन्सर्ट पे वीकेंड को देखा कि आप गा रहे हैं, तो उस कॉन्सर्ट में किस तरह आपने क्या पहले पता था उनको, आर्टिस्ट को, कि आप ही को उन्होंने पिक करना है कि आप गाएंगे, या पहले से अरेंजमेंट हुई होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं ज्यादातर कॉन्सर्ट जो भी होते हैं उसमें जाता हूँ। तो मैं गया तो मेरे दोस्त मेरे साथ थे, तो मेरी दोस्त ने उन्होंने कहा कि तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाओ। तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को जबरदस्ती कहें कि मुझे माइक दिया जाए और मैं गाना गाऊं। नो डाउट अरिजीत सिंह इज अ वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम गाना गाओ। तो इसी दौरान जब वो दे रहे थे माइक, तो मैं बाहर चला गया पानी के लिए, तो मुझे मैसेज कर रहे, अरिजीत तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मैं हंसा, बड़ी फनी स्टोरी है। मैंने कहा अरिजीत मुझे कैसे ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम जल्दी से आओ, हमने कह दिया। तो मैं जैसे वापस आया तो उन्होंने जाके कहा कि गाना गाना, तो उन्होंने समझा कि मेरे दोस्त ने गाना गाना, तो उन्होंने कहा नहीं, उस मेरे दोस्त ने गाना जो पीछे बैठा हुआ है। तो उन्होंने इशारा किया आ जाओ। मैं जब आगे गया तो फिर उन्होंने खान साहब का वो एक सुना, वो उन्होंने शुरू किया हुआ था या आपने उनके साथ आपने शुरू किया एंड देन ही पिक्ड इट अप? नहीं, उन्होंने ये कहा कि आपने यही गाना गाना है, यहीं से गाना। बेसिकली वो एक मैशअप मेडले कुछ गा रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं यहीं से गा दूंगा। आप थे शायद वहां पे। जी जी, वो तो अब्दुल्ला का तो आंखों देखा हाल है, क्योंकि अब्दुल्ला ने भी ये कॉन्सर्ट अटेंड किया था, सो दैट्स वेयर ही वाज। हैविंग सेड दैट, बड़ा ही मेमोरेबल चीज़ होगी। हमने आपके इंस्टाग्राम पेज पे देखे, आपने आतिफ असलम के लिए भी कुछ थोड़े से उन्हीं के गाने के कुछ वर्ड्स, यू मेट हिम एंड यू सैंग। आपको बड़े मौके मिल जाते हैं। फैसल कबाडिया के साथ भी हमने आपकी तस्वीरें देखी हैं। तो ये सारे सिंगर्स को आप परसू कर रहे होते हैं, आर यू देयर फैन? और ऑब्वियसली बड़ी दात मिलती है आपको। दरअसल मार्केट में आप जब काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मुलाकात होती रहती है, और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं इतने बड़े लोगों से मिला हूं और उन्हीं के गाने उन्हीं के सामने परफॉर्म किए, उन्हीं के सामने गाए हैं। चलिए जी, अब हमें कुछ और सुनाएं आप, क्योंकि हमने देखा, फिर आपकी हमने प्रोफाइल विजिट की। आप जो हैं राहत फ़तेह अली खान साहब के भी बड़े अच्छे गाने गाते हैं, तो आप अपने म्यूजिक पे भी काम कर रहे हैं एज एन अपने, क्योंकि ये तो चले कवर्स हैं, वी लव दीज सॉन्ग्स एंड यू हैव वेरी नाइस वॉइस, बट कुछ ओरिजिनल वर्क भी आपका, आर यू वर्किंग एट इट? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हम अपने 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और मेरा एक कलाम जो मैंने खुद लिखा, उसकी कॉम्पोजिशन भी मेरी अपनी है। उसकी एक स्टोरी छोटी सी आपसे शेयर करूं कि वो
काफी टाइम से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा। मैं माइक पे जाता हूँ, आप लोग इससे शायद जो लोग देख रहे हैं वो समझते हैं कि मैं माइक पे जाता हूँ तो वो फील नहीं आ रहा होता। तो अक्सर मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। तो एक शाम को मैं रिकॉर्डिंग से वापस आया तो वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा गाना। तो रात को सोया हुआ था तो मुझे नुसरत अली खान साहब ख्वाब में आते हैं। कुछ लोग इसमें बड़ा हंसते भी, मेरे दोस्त, तो मुझे कहते हैं कि ये गाना, कि मैंने कहा मुझसे ये गाना रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, और वो मुझे बताते हैं कि इसको यूं करो। आप यकीन कीजिए हमने लास्ट वीक उसका गाइड वोकल किया है, तो वो जैसे ख्वाब में बताया गया वैसे ही हमने किया और वैसे हो रहा है। तो हम इंशाल्लाह अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको बहुत एक तो हम 2 महीने के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, वो आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। चलिए जी, लवली, वो तो हम तब सुनेंगे, लेकिन अभी हमें फरमाइश आ रही है कि आप कुछ और भी सुने। अब आप क्या सुनाएंगे हमें? सजाद अली भी हमारे जहन में आते हैं जब हम कवर्स की बात करते हैं। सो आतिफ असलम भी हमारे जहन में आते हैं, इवन अरिजीत सिंह भी हमारे जहन में आते हैं। जो भी आपका फेवरेट है आप सुना सकते हैं हमें। बहुत सजाद साहब का जी बहुत चलें, सजाद साहब का हो रहा है तो फिर साथ ही हो जाए। सजाद साहब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। सजाद साहब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं उनके लिए उनका एक गाना जो अक्सर गाता हूँ, मैं अल-हमरा आर्ट काउंसिल से मैंने म्यूजिक सीखा। मैं इसके साथ ये जरूर बता, जी लाहौर से, और मैंने वहीं से ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस टाइटल भी विन किया 2021 का। और उससे पहले मैं पाकिस्तान टेलीविजन से अवार्ड लिया। मेरे उस्ताद जी, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जितना मेरे अंदर अच्छा है, जो मैं अच्छा गाता हूँ, मेरे असातिज़ा की वजह से है। और उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब जो अल-हमरा आर्ट काउंसिल में सिखाते हैं, और इसरार हुसैन चिश्ती साहब, कीप सिंगिंग, कीप एंटरटेनिंग अस, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ओन म्यूजिक एज़ वेल। यू बाय द वे, ये रावी जो सजाद अली साहब का गाना है, ये इन्होंने जब पिक्चराइज किया तो वो दुबई में ही वॉक कर रहे होते हैं। उसके बाद पिछली जो बारिशें हुई हैं तो उसमें पूरा दुबई रावी हो गया। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उन्होंने ही काइंड ऑफ विल्ड इट टू हैपन, लेकिन इन अ लाइटर वे। अच्छा जी, हमारे साथ हैं हब रैली के विनर जीएन होस्ट। बिल्कुल, नाम भी हमें इनका इतना अच्छा लगा, इतना मैंने 3 जगह लिखा हुआ है। हाँ, ताकि और मैंने आई डोंट वांट टू गेट द नेम रॉन्ग। उर्दू अंग्रेजी हर जगह हिज्जे कर करके। अच्छा, ये जरूर बताइएगा कि ये ऑब्वियसली आपने स्पीड भी बताई कि कहाँ तक बात पहुँच जाती है। कितनी प्रैक्टिस, कितना पेशेंस और बड़ा काम इंसान को रहना पड़ता होगा कोई भी फैसला, कोई भी टर्न लेने से पहले? जी हाँ, देखें, अगर आप काम नहीं रहेंगे ना तो दूसरे तीसरे टर्न पे आप गाड़ी उल्टा देंगे। तो आपको रिलैक्स होकर चलाना होगा। अगर आप अंडर प्रेशर चलाएंगे, आप ओवरडू करेंगे, ओवरडू का कोई गुंजाइश नहीं है। तो कोई आपके कान में कोई आपके साथ कोई आपके साथी कम्युनिकेशन में होते हैं? क्योंकि हमने जैसे फार्मूला 1 ग्रांड प्री वगैरह में हम देखते हैं कि वो टोटली ड्राइवर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं अपनी टीम के साथ। मैं अपने को ड्राइवर के साथ कनेक्टेड होता हूँ। मैं खाली चला रहा होता हूँ, मैं तो बस वो जो फ्रंट के ना 30 और 20 मीटर ही देख रहा हूँ। हाँ। वो मुझे सारा गाइड मेरा को ड्राइवर ही करता है। जो इनके को ड्राइवर का नाम है जी हिलाल गिचकी, वो भी आए हुए हैं, हमसे उनकी मुलाकात हुई है। और जितना हाथ ड्राइवर का होता है उतना ही हाथ को ड्राइवर का भी होता है। सो तमाम को ड्राइवर्स को भी सलाम है और वंडरफुल जी, ज़बरदस्त। अच्छा, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, तो एक और सवाल, क्योंकि मैं हमेशा आई ऑफन वंडर, और अब ये आए हुए हैं तो पूछ ले, तो ये तो 2 गाड़ियाँ होती हैं, 2-4 गाड़ियाँ, कितना डिस्टेंस होता है गाड़ियों में? बिकॉज कभी कभार एटलीस्ट जब हम देख रहे होते हैं तो लगता है कि तो कभी एक दूसरे को टकराएंगी। नहीं, बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे जिस तरह होता है ना, अगर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हों, 100+ गाड़ियाँ हो वन डे में, तो उसमें हम लोगों का ना टाइम कम होता है। हम हर 3 मिनट बाद एक गाड़ी रिलीज़ होती है ग्रिड से, तो उस पर जो फास्ट ड्राइवर अगर वो पीछे होता है तो वो पकड़ लेता है। हाँ। और फिर हम मेन रेस से पहले हमारा क्वालिफाइंग होता है। और आप मंजर भी तो देखें, साथ में हब का रैली और दरिया, वो समंदर की ठाठे मारते लहरें, और खूबसूरत विजुअल है, स्टनिंग, जस्ट लुक एट दिस। लेकिन ऑब्वियसली आप लोग तो लेफ्ट राइट नहीं देखते होंगे ना, आप आगे ही देख रहे हैं। शुक्र है। मगर इसमें मुझे बताएं, फॉरेनर्स आते हैं, अभी आना शुरू हुए हैं, पोटेंशियल कितना है इस रैली को हम कितना बड़ा लेके जा सकते हैं? इसमें हमारे मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसमें फॉरेनर भी आते हैं, ईरान से हमारे दोस्त आते हैं, दुबई से आते हैं, ओमान से आते हैं। अभी तो जर्मन कौंसल जनरल मेरे ख्याल में या कोई जर्मनी का भी रेसर आया हुआ था। अच्छा, अब मैं खुद भी ईरान की रैली में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। और अच्छा, ये बताएं, इसको जीतने की एक प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है, वो तो खैर है ही है, लेकिन प्राइस मनी भी होती है साथ, मतलब क्या होता है उसके बाद? देखें, अगर हम इंटरनेशनल वाइज देखें उधर तो प्राइस मनी भी अच्छी होती है और उसका एंट्री फीस भी बड़ा होता है। जिस तरह डकार रैली है, उसका तकरीबन मेरे ख्याल में 70,000 पाउंड
उसका एंट्री फीस है। और वो be able to आपके रेस करें। हाँ। तो हमारे मुल्क में प्राइस मनी इतनी नहीं है, लेकिन ये कि हमारा पैशन है, हम कहते हैं कि हम हमारे लिए वो वैल्यू है। जी। अच्छा, गाड़ी आपकी अपनी है? जी हाँ। और उसको किस तरह सुपर्ब करते हैं? ये यहाँ सारे ऑटो पार्ट्स मिल जाते हैं जो आपको चाहिए होते हैं? पार्ट्स यहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन इंपोर्ट करने पड़ते हैं। पार्ट्स हम ज़्यादातर यूएस से इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर यूएस से इंपोर्ट करते हैं, मगर यहाँ पे अगर ये रैलियाँ होती हैं तो there is a market. So अगर यहाँ पे कोई एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर आए, ये चीज़ें लेके आए या यहाँ बनाए जाएं, तो यहाँ पे एक मार्केट है, कंज्यूमर मौजूद है इसका। अच्छा, अब जल्दी से बता दें आगे क्या है? आगे अभी नेक्स्ट है रावी रैली लाहौर में। अच्छा, लाहौर में, दुबई में नहीं, जो मैंने बात की वो रावी नहीं। आपने रावी का नाम लिया, मुझे मैंने कभी रावी रैली सुनी नहीं। ये 1-2 मरतबा पहले हुआ है, अभी फिर टीडीसीपी वाले करवा रहे हैं, पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट। और ये लाहौर में है, मतलब लाहौर से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर। लाहौर और इसके सराउंडिंग्स पे रावी से ही पता लग गया। वो भी रैली क्रॉस है, वो 35 किलोमीटर का है। अच्छा, लवली। चलिए, लेट्स सी वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, हो सकता है वो भी जीत जाएं, तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी। जियान होत, थैंक यू। और साथ ही हिलाल गिचकी, इनके को ड्राइवर। हम इससे पहले चुंदा वैली स्कर्दू की बात कर रहे थे ना, चेरी ब्लॉसम्स के लिए बड़ी मशहूर है, बड़ा स्टनिंग विजुअल होता है। स्कर्दू ही चलेंगे, निसार अब्बास बताएंगे मौसम कैसा है वहाँ पे। राकापोशी बेस कैंप समेत यहाँ वाक़े पहाड़ों की ट्रैकिंग के लिए आने वाले तमाम गैर मुल्की सयाह जो है मौसम की खराबी के बाइस वापस टाउन्स की जानिब जा रहे हैं। राकापोशी बेस कैंप में कल दिन भर जो है यहाँ पे बारिश होती रही और रात से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक जारी है। बर्फबारी के बायस वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था और टेम्परेचर भी -3 रिकॉर्ड किया गया था रात को, और सुबह भी माइनस टेम्परेचर था, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशन गोई की गई है कि बर्फबारी का सिलसिला जो है ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। इसलिए जितने गैर मुल्की यहाँ पे क्लाइंबर्स और ट्रेकर्स आए हुए थे वो सब मिनापिन टाउन की जानिब जो है वो वापस जा रहे हैं। वापसी का सफ़र भी मुश्किल है, इसलिए कि अब बारिश की वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है। ताहम मुख्तात अंदाज में यहाँ से पैदल चलकर नीचे पहुँचने की कोशिश करेंगे। बड़ी तादाद में यहाँ पे गैर मुल्की आए हुए थे, वो सब अब वापस जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास। मतलब क्या कमाल हमारा मुल्क है कि एक जगह नवाब शाह वगैरह पहुंच जाओ तो गर्मी, कड़ाके की गर्मी, फिर जी बारिशें हो रही हैं, कहीं कहीं बर्फ पड़ रही है। वी आर हियर 1 मई आज है और मौसम देखें, हर मौसम मिलेगा। फॉरेन टूरिस्ट्स कुछ लग रहे हैं। और निसार, थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग फॉर अस इन सच हार्श कंडीशंस एज वेल। यू नो, ट्रैकिंग है, मौसम की सख्तियां हैं। उनकी आवाज़ से भी लग रहा था कि वो कहीं दूर दराज गए हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठिठर भी रहे हैं और कहीं ऊंचाई पे गए हैं टू गेट अस द नाइस विजुअल्स। सो गर्मी टू सर्दी, 2 एक्सट्रीम्स हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे मुल्क में। शदीद गर्मी पड़ रही है एज इन कराची में। सो इन केस आपको किसी काम के सिलसिले में बाहर निकलना है तो बहुत देर धूप में ना खड़े हों, छाँव में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। जुमेरात तक ये जो हीट वेव टाइप स्पेल है ये चलेगा। कल हम और शहरों का मौसम भी आपको बताएंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हर जगह अपना ही एक माहौल सेट है। वील सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।